हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब। की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट इन सिकल सेल क्राइसिस इंक्लूड। सिकल सेल क्राइसिस के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन ई, बेड रेस्ट एंड हेपारिन थेरेपी। ऑप्शन बी, प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सीबीसी। ऑप्शन सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आयरन रिप्लेसमेंट। ऑप्शन डी, एग्रेसिव एनाल्जेसिक थेरेपी एंड ऑक्सीजन थेरेपी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एग्रेसिव एनाल्जेसिक थेरेपी एंड ऑक्सीजन थेरेपी। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। सिकल सेल क्राइसिस कॉजेज इंटेंस पेन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो बाय सिकल आरबीसी। जो आरबीसी होती है वो सिकल सेल डिजीज कंडीशन के अंदर सिकल शिप की हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस पेन फील होता है। इसीलिए हमें जब भी सिकल सेल क्राइसिस वाला कंडीशन है तो हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उस सफरिंग को रिलीव करने के लिए हम इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट करें, जिसके लिए जो होता है हमारा एग्रेसिव एनाल्जेसिक थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑक्सीजन देने से क्या होता है, हम एडिक्वेट अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन लेवल है उसे मेंटेन कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, और जो आरबीसी सिकल शिप हो रही है उसके सिकलिंग के एक्सटेंट को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए जब भी सिकल सेल क्राइसिस वाला कंडीशन आता है तो हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम एनाल्जेसिक थेरेपी दें और ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्टर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ ए ट्राइकस्पाइड वाल्व डिसऑर्डर विल हैव इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो बिटवीन द। एक पेशेंट है ट्राइकस्पाइड वाल्व डिसऑर्डर वाला, इस कंडीशन के अंदर ब्लड फ्लो जो होगा वो किस लोकेशन पे इम्पेयर होगा? ऑप्शन ई, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन बी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन सी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन डी, वेना केवा एंड राइट एट्रियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। चलिए अब हम इसके रेशनल की तरफ बढ़ते हैं। द ट्राइकस्पाइड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ट्राइकस्पाइड वाल्व डिसऑर्डर है तो लोकेशन कौन सी इंपेयर होगी, तो लोकेशन हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा जो ट्राइकस्पाइड वाल्व है वो सिचुएट होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम इसके डिसऑर्डर की, तो हमको देखने को मिलता है ट्राइकस्पाइड रिगर्जिटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि यह जो हमारा वाल्व है ट्राइकस्पाइड वाल्व वो जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है। ट्राइकस्पाइड रिगर्जिटेशन में क्लोज अगर वाल्व प्रॉपरली नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ बैक फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है ट्राइकस्पाइड स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, जहाँ पर क्या होगा, हमारा वाल्व जो है फुल्ली ओपन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से भी हमारा ट्राइकस्पाइड वाल्व डिसऑर्डर होगा, जो कि ट्राइकस्पाइड स्टेनोसिस कहलाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें ट्राइकस्पाइड वाल्व का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है। यह प्रेजेंट है हमारा ट्राइकस्पाइड वाल्व, जो कि है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, यह लोकेशन है हमारे ट्राइकस्पाइड वाल्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मेजर रिस्क व्हेन यूजिंग लोराज़ेपाम इन कॉम्बिनेशन विद ऑपियोइड्स। अगर हम लोराज़ेपाम को ऑपियोइड के साथ कॉम्बाइन करके यूज में लेते हैं तो यहाँ पर हमें मेजर रिस्क क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ई, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ऑप्शन बी, रिस्क ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड स्वेटिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिस्क ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। Combining lorazepam with opioids can result in a dangerous additive effect, increasing the risk of severe respiratory depression. अगर हम किसी पेशेंट के अंदर लोराज़ेपाम को ऑपियोइड के साथ कंबाइन करके दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक एडिटिव इफेक्ट, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है वो और सीवियर मात्रा में बढ़ जाएगा। इसीलिए हम जब भी लोराज़ेपाम और ऑपियोइड दे रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कंडीशन हो सकता है, इसीलिए हमारे पास वेंटिलेटर भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग डज ए नर्स एंटिसिपेट व्हेन एडमिटिंग ए क्लाइंट विद एन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। अगर किसी पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर वॉल्यूम एक्सेस है तो यहाँ पर हम कौन सा ऐसा क्लिनिकल फाइंडिंग होगा जो कि एंटिसिपेट करेंगे? ऑप्शन ई, रैपिड थ्रेडी पल्स। ऑप्शन बी, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड सीरम सोडियम लेवल। ऑप्शन डी, एलिवेटेड हीमोटोक्रिट लेवल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। चलिए अब हम जब भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? सबसे फर्स्ट होगा एडिमा, वेट गेन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, डिस्निया का कंडीशन हो सकता है और एसाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट टिटेनस नियोनेट्रम।
टिटनेस नियोनेट्रम वाली कंडीशन के अंदर इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेगा? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग विटामिन सप्लीमेंट्स, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी ensuring रूबेला वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी परफॉर्मिंग द 5 क्लीन टेक्निक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी परफॉर्मिंग द 5 क्लीन टेक्निक। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया था विटामिन सप्लीमेंट, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। एंटीबायोटिक जो है वो प्रिवेंटिव मेजर के अंदर नहीं आता है। रूबेला वैक्सीन भी हमारा टिटेनस से रिलेटेड नहीं है, इसी आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नियोनेटल टिटेनस जो होता है उसे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। सबसे फर्स्ट जो है उसके अंदर हम 5 क्लींस को यूज में लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हर एक सी का अलग मीनिंग है, वो क्या क्या रहता है। सबसे फर्स्ट हमारा डिलीवरी सर्फेस है वो क्लीन होना चाहिए। सेकंड क्लीन हैंड्स, उसके बाद आता है क्लीन थ्रेड, क्लीन और न्यू ब्लेड होनी चाहिए। इसी के साथ ही क्लीन अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर स्टम्प केयर रहनी चाहिए। ये हमारे 5 का मीनिंग है। सेकंड पॉइंट रहता है हमारा कि इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर विथ टीटी, टीटी से इम्यूनाइज होनी चाहिए मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल साइन ऑफ डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप का क्लासिकल साइन कौन सा है? ऑप्शन ए नी स्वेलिंग, ऑप्शन बी लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन नी, ऑप्शन सी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द थाई, ऑप्शन डी अनइवन ग्लूटियल फोल्ड्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी। डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप के अंदर हमें ग्लूटियल फोल्ड्स जो है वो अनइवन देखने को मिलते हैं। एसिमेट्री इन द थाई और बटक फोल्ड्स में इंडिकेट हिप डिसलोकेशन और सबलक्सेशन। हिप सबलक्सेशन या हिप डिसलोकेशन के अंदर क्या होता है, हमें थाई के अंदर एसिमेट्री देखने को मिलेगी या जो बटक फोल्ड्स जो है वो एसिमेट्रिकल होंगे। इन ऑल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, हमारा जो हिप का मूवमेंट होता है हम एबडक्ट करेंगे तो लिमिटेड मूवमेंट होगा, तो यह भी हमें यह इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप का साइन है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर एन इन्फेंट विथ माइलोमेनिंजियोसिल बिफोर सर्जिकल करेक्शन। एक माइलोमेनिंजियोसिल वाला इन्फेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारा प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा बिफोर सर्जिकल केयर हमारा क्या रहेगा, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन, ऑप्शन बी प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सेक, ऑप्शन सी मिनिमाइज इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ऑब्जर्व फॉर इंक्रीजिंग पैरालिसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सेक। जो हमारा माइलोमेनिंजियोसिल है उसका सर्जिकल करेक्शन हो उससे पहले हमें प्रिवेंट करना होगा कि उस सेक को कोई ट्रॉमा नहीं हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका रेशनल क्या रहता है। द सेक प्रोवाइड बैरियर दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। जो हमारा सेक है वो प्रोवाइड करता है बैरियर की तरह यह काम करता है, यह हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है उसे बाहर एक्सपोज होने से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हमें सेक को प्रिवेंट करना होता है ट्रॉमा से। अगर किसी रीजन से यह टूट जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे अंदर के टिश्यूज है वो एक्सपोज हो जाएंगे और जिसकी वजह से बैक्टीरिया से वल्नरेबल रहेंगे और सेल्यूलाइटिस और मेनिंजाइटिस जैसा कंडीशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। During an assessment of a newborn, the nurse observed a blue-black area on the infant's lower back. What term is used to describe this finding? एक नर्स जो कि न्यूबॉर्न का असेसमेंट कर रही है, यहाँ पर वह असेस करती है कि इन्फेंट के लोअर बैक के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर का एरिया देखने को मिलता है। तो इस फाइंडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी टर्म यूज में ली जाती है? ऑप्शन ए मिलिया, ऑप्शन बी मंगोलियन स्पॉट, ऑप्शन सी मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन डी कैपुट सक्सीडेनियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मंगोलियन स्पॉट। चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा मंगोलियन स्पॉट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मंगोलियन स्पॉट होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बिनाइन नॉन कैंसरस बर्थमार्क दैट इज कॉमनली फाउंड इन न्यूबॉर्न्स। हमें न्यूबॉर्न्स के अंदर कॉमनली यह देखने को मिलता है। यह एक बर्थमार्क होता है जो कि बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस टाइप का होता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो मंगोलियन स्पॉट जो होता है बाय पिगमेंट सेल मेलेनोसाइट दैट हैव नॉट येट फुली माइग्रेटेड टू देयर प्रॉपर लोकेशन इन द स्किन ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट। फिटल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हमारी बाय पिगमेंटेड मिलेनोसाइट सेल होती है वो जो होती है फुली माइग्रेट नहीं हो पाती है उसकी प्रॉपर लोकेशन पे, तो यहाँ पर मंगोलियन स्पॉट जैसा कंडीशन डेवलप करती है। अगर हम बात करते हैं इसके अपीयरेंस की, तो यह जो होती है इट टिपिकली अपीयर्स एज ए ब्लू या फिर ब्लू ग्रे कलर में अपीयर होगी। इसी के साथ ही यह जो मार्क होता है वो ब्रूज लाइक मार्क होता है। यह मार्क हमें बॉडी के अंदर कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमें यह लोअर बैक या फिर बटक्स पे देखने को मिलता है, तो वो हमारा मंगोलियन स्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर की मेंस्ट्रुएशन तो होता है लेकिन वो विजिबल नहीं होता है,
उसका रीज़न ये है कि आउटफ्लो जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ में लेते हैं? ऑप्शन ए मेनोपॉज, ऑप्शन बी मेनोरेजिया, ऑप्शन सी डिस्मेनोरिया, ऑप्शन डी क्रिप्टोमेनोरिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्रिप्टोमेनोरिया वाली कंडीशन के अंदर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो बाहर की तरफ विजिबल नहीं होता है।